Here he goes again. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज़। बहुत सी चीज़ों पर आज बात करेंगे, बहुत सी मुख्तलिफ स्पोर्ट्स हैं जिनको डिस्कस करना है, कुछ अचीवमेंट्स भी हैं जो आज हाईलाइट होंगी और मेरा ख्याल है डिटेल में भी कुछ चीज़ों को हम लेकर चलेंगे। आपसे पैनल का तारुफ कराता जाऊँ, हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट और पाकिस्तान की साबिक कप्तान सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का करम। बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। और हमें हमारे लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स 360। वालेकुम सलाम। पहले तो मैं सना को हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ। कल कर नहीं सके थे क्योंकि आपने शो नहीं होने दिया था, बट बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू हर। थैंक यू हसन, थैंक यू। वाह भाई, ये तो देखें बनता था शो के शुरू में, है ना। हमने वैसे कल प्लान किया हुआ था, लेकिन अच्छा ये हो कि मैंने इंग्लिश प्लेटफॉर्म पे कल विश कर दिया था, तो चले मैं उधर से कवर हो गया था। बट खैर, आपको हमने ऑफ द जो कैमरा वो कर दिया था। बट इस सब पर हम बहुत चीज़ों पर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। एजेंडे में सबसे पहले सना मीर का बर्थडे विश था, वो तो हमने कर दिया। अब आगे आपको बताते हैं कि हमारे लाइनअप में क्या है। सबसे पहले तो बात करेंगे, आज पीसीबी के अवार्ड्स हैं और जो भी नॉमिनेशंस थी उनमें हमें आज पता चलेगा कि साल के बेहतरीन खिलाड़ी कौन करार पाएंगे जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। हमने उस दिन भी बात की थी कि बहुत से प्लेयर्स तो नामजद हैं, बट शाहीन शाह अफरीदी पर्टिकुलरली 5 मुख्तलिफ कैटेगरीज में नामजद हैं, तो उनके पास तो वाकई बहुत ही अच्छा मौका है। बट ओवरऑल हमें पता है कि बहुत सी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही। अगर आप बात करें इंटरनेशनल लेवल पर भी, जिस तरह हसन ने भी एक पिछले शो में कहा था कि वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, वो देखना चाह रहे हैं कि डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस वाइज किसको अवार्ड मिलता है। फिर वुमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी है, तो बहुत सी कैटेगरीज हैं। इम्पैक्टफुल प्लेयर, टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हम अवार्ड देखेंगे। और डेफिनेटली इमर्जिंग की भी कैटेगरी है जिसमें हमने देखा कि बड़ा ज़बरदस्त कॉम्पिटिशन है, तो अच्छा है। ऑब्वियसली पर्सनल माइलस्टोन्स हैं, बट वर्ल्ड क्रिकेट एट लार्ज भी हम देखते हैं। अगर हम पाकिस्तान में भी क्रिकेट देखें तो एक अच्छी इंकरेजमेंट होती है जो इनको मिलेगी। इसके बाद आपसे बात करेंगे एशेज़ की, और एशेज़ में मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया के अलावा कुछ बात करने के लिए होता नहीं है इस साल, तो यही लगा है। बट उस्मान ख्वाजा ने जिस तरह से बैटिंग की, मेरे ख्याल से उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग का उन्होंने मुजाहरा किया। एक स्टार्ट भी चल रहा था कि उनके जो अब टोटल रन हैं वो तो तकरीबन तमाम इंग्लिश बैटर से ज़्यादा हैं उनके अकेले, सिवाय 1 या 2 के। तो अच्छी परफॉर्मेंस रही उनकी तरफ से। 416 पर 8 खिलाड़ी उनके आउट थे ऑस्ट्रेलिया के, जब उन्होंने इंग्लैंड को बारी करने का मौका दिया और इंग्लैंड जो था वो 13 रन बना सका। ऑब्वियसली डिसाइडिंग जो एक विक्ट्री है 3-0 की, वो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया को हासिल है। तो हमने यही कहा था कि इंग्लैंड थोड़ा सा प्राइड सैल्वेज कर ले, लेकिन बात ये है कि उनके बॉलर्स की भी अगर आप बात करें, मार्क वुड ने जिस तरह बहुत तेज़ बॉलिंग की, तो थोड़ी सी इंटेंट तो नज़र आती है, बट बैटर्स की तरफ से कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं नज़र आ रही जब हम उनकी बात करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपने बात करनी कि अगर आपकी बैटिंग क्लिक करेगी तो ठीक है, अगर आपकी बैटिंग क्लिक नहीं कर रही फिर ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके बाद हम एक बड़ी खसूसी चीज़ पर आपसे बात करेंगे और आप कोशिश करेंगे कि इस पर हम आपको बहुत सी चीज़ें बताएं कि पाकिस्तान जो है वो बॉक्सिंग में किस तरह एक्सेल कर रहा है। और ये है उस्मान वज़ीर, जिनका ताल्लुक है अस्तोर गिलगित बल्तिस्तान से। 21 साल की उम्र में ये पूरी दुनिया में अपना नाम जो है वो बना रहे हैं बॉक्सिंग में। पाकिस्तान का नाम रोशन हो रहा है। अगर आप इनके इंप्रेसिव रिकॉर्ड की भी बात करें, 6-0 इनका जो है वो रिकॉर्ड है, और 6 फाइट से जीत चुके हैं, जिसमें से 3 बाय वर्चुअल नॉकआउट इन्होंने जीती हैं। और ये कामयाब जवान का जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है उसके एम्बेसडर भी हैं। तो डेफिनेटली एक अच्छा प्रॉमिसिंग साइन है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान बॉक्सिंग के लिए। और हमारे साथ वो स्टूडियोज़ में मौजूद होंगे, उनसे भी हम खुसूसी गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे, उनके करियर के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि बड़ा एक इंटरेस्टिंग फैक्टर उनके करियर का कि उन्होंने इनिशियली फुटबॉल की ट्रेनिंग की, बट ऑब्वियसली फिर वो बॉक्सिंग की तरफ आए। और जैसा कि मैंने कहा कि बड़ी यंग एज में उन्होंने बहुत सा ज़बरदस्त अपना नाम जो है वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से बना रहे हैं। इसके बाद कैराबाओ कप की बात करेंगे, जहाँ पर चेल्सी ने पहली लेग में टॉटनहम हॉटस्पर को शिकस्त दी 2-0 से। बट ओवरऑल अगर आप लिवरपूल की पोस्टपोनमेंट की बात करें तो वो भी ऑन द कार्ड्स है, क्योंकि बहुत सी ऐसे क्राइसिस चल रहे हैं जहाँ पर प्लेयर्स जो हैं उनके 2 प्लेयर्स लिवरपूल के AFCON में चले गए, कुछ
कोविड कंसर्न्स वैसे ही प्रीमियर लीग में चल रहे हैं। फिर थोड़ी सी अगर हम कोशिश करेंगे, मैनचेस्टर यूनाइटेड की भी जो रूमर चल रही है कि उनके 11 प्लेयर्स जो हैं वो स्क्वाड का हिस्सा नहीं रहना चाहते। जनवरी में ट्रांसफर विंडो भी हमें देखने को मिल रही है, तो उस पर भी हम बात कर लेंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें कोविड कंसर्न जो पूरी दुनिया में एक बार फिर स्पोर्ट्स के ऊपर आ चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया की पर्टिकुलरली अगर बात कर लें, जहाँ पर उनके प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन का भी ट्वीट था आज, क्योंकि 1-2 दिन से कंट्रोवर्सी चल रही थी कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो ना किसी शादी पर जा सके, ना किसी फौतगी पर जा सके अगर वो वैक्सीनेटेड नहीं थे। बट एक आप ये देखते हैं कि दुनिया के नंबर 1 टेनिस प्लेयर नोवाक जोकोविच अनवैक्सीनेटेड होकर भी ऑस्ट्रेलिया में दाखिल होते हैं और उनको एक्सेस भी दी जाती है। तो इस पर बहुत सी आवाज़ उठी थी और अभी लेटेस्ट खबर यही है कि उनका वीज़ा जो है वो रिवोक कर दिया गया और वो अब किसी भी कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लेंगे और वापस जाना पड़ेगा उनको। तो इस सब पर हम आज बात करेंगे। डेफिनेटली पीसीबी अवार्ड जो हैं उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, वो आज हो रहे हैं, तो बड़ा एक एक्साइटिंग सा माहौल चल रहा है। आई एम श्योर लोग भी बड़े एंक्शियस हैं, क्योंकि जब नॉमिनेशंस आ जाती हैं तो हर बंदा जो है वो अपनी पिक कर रहा होता है, हर बंदा जो है वो कोशिश करता है प्रिडिक्ट करे। बट जैसा भी हमने उस दिन भी बात की थी कि तमाम जो नाम हैं जो नॉमिनेटेड हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है और ओवरऑल क्रिकेटर्स के लिए भी बहुत अच्छा, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। बिल्कुल, एक आप प्रोफेशनल एनवायरनमेंट बनाते हैं जहाँ पे आप मोटिवेट करते हैं प्लेयर्स को आपस में भी कंपटीशन पे। ऑब्वियसली हर प्लेयर का कंपटीशन इंटरनेशनल फोरम पे होता है, दूसरे अपने जैसे प्लेयर्स के साथ भी होता है, पर विद इन द टीम भी अगर आपके पास परफॉर्मर्स हों, जितने परफॉर्मर्स होंगे ऑब्वियसली वो टीम उतनी ही अच्छी होगी। और इसको रिकग्नाइज करना, आई थिंक बबल में हम बार बार बबल की जिक्र करते हैं कि बबल में इस वक्त काम करना, चाहे वो क्रिकेटर्स हों, चाहे वो एनालिस्ट हों, चाहे वो कमेंटेटर्स हों, चाहे वो प्रोडक्शन के लोग हों, किसी के लिए भी आसान नहीं है अपनी फैमिली से दूर रहना। ईद हो, न्यू ईयर्स हो, किसी किस्म का भी त्यौहार हो, आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं, क्वारंटाइन में दिन गुजार रहे हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है रिकग्निशन मिलना प्लेयर्स के लिए ख़ास तौर पे। तो अच्छा, आई होप इसको कंटिन्यू करेंगे। हमने जैसे पहले भी बात की कि बस एक दफ़ा करके गायब ना हो जाए। तो देखते हैं आज कौन जीतता है और हम भी हैव आवर फिंगर्स क्रॉस्ड कि कौन किसको आज इस दफ़ा प्राइज़ मिलेगा। बिल्कुल, सब ने अपनी अपनी पिक्स तो ज़रूर की हुई हैं, बट जैसा कि सना कह रही हैं कि अच्छा लगेगा कि ईयरली फीचर हो और एक परमानेंट फीचर हो जिसको हम हर साल देखें, नॉट वन ऑफ स्टंट हो या फिर चेंज हो जाए इस तरह। बट हसन, क्योंकि ये बात पर्टिकुलरली जिस तरह सना ने भी की, बबल की, आप भी क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपने भी ये देखा है, दुनिया क्रिकेट में भी आपने इसको ऑब्जर्व किया है और उसका पार्ट भी रहे हैं, तो हम अक्सर ये एलिमेंट कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं कि प्लेयर्स की जो मेंटल वेल बीइंग है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है बबल में, क्योंकि ऑब्वियसली वो फिर उनको डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है जब हम उनकी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। हाँ, एब्सोल्युटली कि अभी मेरी जो बात हो रही थी रिसेंटली जब हमने कोच ने हायर करना था योहान बोटा के ना आने पे, तो कई कोचेस से बात हुई थी। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट एवरीवन वाज इंसिस्टेंट ऑन, बैटिंग और बॉलिंग कोच से ज़्यादा वो बात कर रहे थे कि एक मेंटल कोच होना चाहिए जो कि बिकॉज ऑफ द बबल इनको हेल्प आउट कर सके। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, अभी एशेज़ को देखें या पहले वर्ल्ड कप को देखें, तो दे हैव देयर ओन मतलब मेंटल स्ट्रेंथ का कोच जो कि वेस्ट इंडियन है, जो उनके साथ पिछले साल 1.5 से जब से ये बबल शुरू हुआ है, तो दे विद पार्ट ऑफ दैट। तो दैट इज़ समथिंग जो कि मतलब एज अ होल स्पोर्ट्स में आप आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं। आपने वेस्ट इंडीज़ का भी देखा था जब आप पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ का टूर करने गया था कि वेस्ट इंडीज़ की टीम में अपना उनका एक साइकोलॉजिस्ट था। तो इवन बिफोर कोविड देयर वाज, मतलब आप कह सकते हैं कुछ टीमों का था, कुछ टीमों का नहीं था, बट स्पेशली पोस्ट कोविड काफ़ी टीम्स को ये रियलाइजेशन हो रही है, काफ़ी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस को रियलाइजेशन हो रही है कि आपको अगर प्लेयर से परफॉर्मेंस निकलवानी है तो एक अब इस तरह के एक एब नॉर्मल वर्ल्ड में उस तरह की परफॉर्मेंस निकलवाने के लिए भी उसको एक मेंटल वेल बीइंग चाहिए। एंड व्हेन यू कंसिडर द फैक्ट कि ओवर द पास्ट 20-25 सालों में जितनी ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्सपैंड की है, जितना ज़्यादा प्रेशर खिलाड़ियों पे अब होता है, पहले इतना नहीं होता था, जितना उनके ऊपर स्क्रूटनी है, जितना उनके ऊपर जो सोशल मीडिया की वजह से जो प्रेशर होता है, जो ट्रेडिशनल मीडिया की वजह से जो प्रेशर होता है, वो कंसिडर करें और उसमें आप ऐड कर लें कि आप 20 दिन 25 दिन या जब आप बड़े टूर पे गए होते हैं तो इवन 2-2 3-3 महीने आप जो है सिर्फ अपने कमरे तक बंद होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ बाहर ग्राउंड तक जा सकते हैं। और ये मेंटली जो है बहुत टैक्सिंग होता है, फिजिकली भी टैक्सिंग होता है। हमने देखा था जब पाकिस्तान न्यूजीलैंड के टूर पे गया था, 15 दिन का उनका क्वारंटीन था, तो बिकॉज 15 दिन कोई भी खिलाड़ी सही तरह से ट्रेन नहीं कर सकता था। जब वो बाहर निकले तो विद इन द फर्स्ट कपल ऑफ डेज़ कई आपके प्लेयर्स इंजर हो गए थे। बाबर आजम फेमसली जब इंजर हो गए थे, जो कि उन्होंने पूरा टूर मिस कर दिया। तो ये एक कॉमन चीज़ है। आई थिंक 1-2 और भी खिलाड़ी थे जो खेले भी थे वो वाली सीरीज़ विद लाइक हैमस्ट्रिंग या कॉर्ड की इंजरीज़। तो ये जो चीज़ है ये भी आपको कंसिडर करनी पड़ती है कि अभी आप जब जो चीज़ें आप पहले करते हुए आ रहे थे, इवन पिछले 20-25 साल से भी करते हुए आ रहे थे, वो ज़रूरी नहीं है कि आप चलें, क्योंकि आप आपकी ज़िंदगी उस तरह से नहीं है। आप एज अ प्लेयर उस तरह अपने आप को
टेक कंट्रोल नहीं रख सकते। और पहले तो आप अपने फैमिली से या इस तरह करके आप मिल सकते थे, बहुत और चीज़ें होती थी, बट अगर आपकी फैमिली अब आपके साथ बबल में नहीं है या आपके साथ कोई और नहीं है, तो दी ओनली पीपल यू हैव आर जो आपके फेलो प्लेयर्स होते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स प्लेयर्स जो हैं एक दूसरे पे रिलाई कर लेते हैं, बट हैविंग अ प्रोफेशनल देयर वो उससे ज़्यादा हेल्पफुल कोई चीज़ नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से। इन तमाम चीज़ों को लोगों को कंसिडर करना चाहिए। इस पर दुनिया में तो बहुत बात हुई है, बट क्रिकेट के लिए पर्टिकुलरली ये चीज़ रियलाइज़ करना चाहिए। जैसा कि सना ने भी कहा, हसन ने भी कहा कि आप फैमिली से दूर हैं, आप उस पूरी इन्वायरमेंट में एक आ जाते हैं जहाँ पर एक फ़िक्स रूटीन हो जाती है, फ़िक्स स्केजुलिंग है, और उससे कहीं आपको एक बाहर की दुनिया का नहीं पता होता। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम इन चीज़ों को कंसिडर ज़रूर करें और रिस्पेक्ट भी दें प्लेयर्स को जो इस तमाम चीज़ का हिस्सा होते हैं। और डेफिनेटली फिर उसकी SOPs अब इतने हम देखते जा रहे हैं कि मजबूत होते जा रहे हैं कि वो फिर उसमें बहुत मुश्किल हो जाता है कोप अप करना। बट ऑब्वियसली दिस इज़ द न्यू नॉर्मल जो अभी तक चल रहा है, और देखना यही है कि इसको किस तरह और इसमें आसानियाँ पैदा की जा सकती हैं प्लेयर्स के लिए। बट अगर आसानियों की बात करें तो चाहे बबल हो या ना हो, इंग्लैंड के लिए तो मुझे कोई आसानी नहीं नज़र आती, क्योंकि अगर आप एशेज़ की जितनी भी बात कर लें, आप किसी से भी बात करें, किसी आप प्लेयर से बात कर लें, किसी एक्सपर्ट से बात कर लें, अगर आप किसी फ़ैन से बात कर लें, आज हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, मैं और रिजवान वो स्टूडियोज़ में मौजूद थे, मैं और वो बात कर रहे थे कि भाई इंग्लैंड के लिए जो है वो कुछ नज़र नहीं आ रहा, चाहे वो बॉलिंग हो बैटिंग हो। इस बार उस्मान ख्वाजा जो थे उन्होंने बड़ी ही उम्दा बैटिंग की। एक बार फिर इंग्लैंड मतलब ऑलमोस्ट 8 विकेट लेने में तो कामयाब रहा, बट ओवरऑल जो ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस है एशेज़ में, वो लगता ये नहीं है कि वो 3 मैचेस तक महदूद थी सीरीज़, वो एशेज़ जीत गए हैं, रिटेन कर लिए, वो जा क्लीन स्वीप की तरफ ही रहे हैं शायद। आई थिंक जब ये स्क्वाड्स अनाउंस हुए हैं और जब एक्सपर्ट्स ने देखना शुरू किया था, पहले से ही ये जो स्कोर लाइन थी 5-0, ये सबके दिमाग में प्रिडिक्शन तो लाजमी थी। अब सिर्फ देखना ही में यही आएगा कि जैसे माइकल वॉन आ गया, उनको न्यू ईयर रेजोल्यूशन का पूछा था कि क्या होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि इंग्लैंड 5वें दिन तक जाए। तो आई थिंक इस टेस्ट में भी वो यही सोच रहे होंगे। एक जो चीज़ पॉजिटिव थी इंग्लैंड के लिए, वो स्टुअर्ट ब्रॉड के 5 विकेट्स थे। आई थिंक उन्होंने एशेज़ में बहुत ज़्यादा परफॉर्म किया, और वो एक पॉजिटिव ज़रूर इस इनिंग्स में नज़र आया इंग्लैंड की जानिब से। बाकी उसके अलावा ऑब्वियसली इट्स बिन ऑस्ट्रेलिया, और ख़ास तौर पे उस्मान ख्वाजा जो कि कम बैक उन्होंने किया और 100 आते साथ कर दिया। आई थिंक बस ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम की यही बात मुझे बहुत पसंद है कि वो लोग चाहते हैं कि जब किसी को भी टीम के अंदर हिस्सा बनाएं तो वो परफॉर्म करे, और उसको हमेशा मोस्ट फेवरेबल कंडीशंस दी जाती हैं कि अगर कोई बैटर जो स्पिन पे अच्छा है तो उसका डेब्यू सब कॉन्टिनेंट में कराते हैं, वो पेस पे अच्छा है तो अपनी जगह पे कराते हैं, अगर कोई फास्ट बॉलर है उसका डेब्यू ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड में कराते हैं। तो उनको बहुत समझ है कि हमने कब किस प्लेयर को यूज़ करना है और उसको कैसे कॉन्फिडेंस देना है। हम इसमें थोड़े से हम ऑपोजिट चले जाते हैं। तो ये चीज़ जो है वो सीखने वाली है कि आपने, क्योंकि जब ऑब्वियसली प्लेयर्स कॉन्फिडेंट होंगे तो टीम ऑटोमेटिकली बिल्डअप होगी। तो ये एक चीज़ बड़ी अच्छी नज़र आई है कि जो भी चेंजेस भी हैं वो भी बड़ी सोच समझ के नज़र आई हैं, और ऑब्वियसली काफ़ी डोमिनेशन नज़र आई है, और इंग्लैंड को बहुत सा काम करना पड़ेगा अगर इस टेस्ट मैच में वापस आना है तो। बिल्कुल ऐसा ही है। बट हसन, आप क्योंकि पर्टिकुलरली आई एम श्योर बहुत खुश होंगे, और इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैंप भी बहुत खुश होगा उस्मान ख्वाजा की परफॉर्मेंस से। बट ऑब्वियसली इंग्लैंड के लिए तो हमें कोई पॉजिटिव्स उस तरह से नहीं नज़र आए, सवाए स्टुअर्ट ब्रॉड की जिस तरह सना ने बात की, और वार्नर को भी उन्होंने एक बार फिर आउट कर लिया। तो उस्मान ख्वाजा की इनिंग्स की बात कर लेते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कंस्ट्रक्ट की, वो कॉन्फिडेंस दोबारा से नज़र आ रहा था, वो जो उनकी एबिलिटी है, जो इन्जॉय कर रहे थे वो क्रीज पर अपना टाइम, कैसा देखा आपने उसको? एब्सोल्युटली, मतलब ऑब्वियसली मेरी अभी इधर शो आने से पहले भी उनसे बात हो रही थी यही कि यू नो हाउ हैप्पी वी आर फॉर हिम, क्योंकि उस्मान इज़ वन ऑफ दोस्त उस तरह के कुछ ही क्रिकेट में लोग होते हैं कि मतलब आप एज अ फैन या एज अ फेलो टीममेट आप सपोर्ट करते हैं, बहुत हर किसी को करते हैं, बट एज अ पर्सन भी आप उसको सपोर्ट करते हैं, जिस तरह की व्हाट ही इज़ बिन थ्रू, और जो जिस तरह से उन्होंने ट्रेल ब्लेज किया है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में, फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट साउथ एशियन टू बेसिकली प्ले फॉर ऑस्ट्रेलिया की नेशनल टीम, और उनकी जो सिग्निफिकेंस है ऑन द कमिंग जनरेशन। आप देखें यू गॉट लाइक एन एंटायर न्यू जनरेशन ऑफ लाइक इमिग्रेंट क्रिकेटर्स कमिंग थ्रू विद ऑस्ट्रेलिया। आप बिग बैश में देखते हैं तो ऑलमोस्ट हर दूसरी टीम में आपको दिखाई देता है, एंड दैट इज हिज इन्फ्लुएंस। और द थिंग विद हिम वाज कि जब अभी मेरी लास्ट ईयर ड्यूरिंग द PSL भी बात हुई थी, तो ही वाज लाइक टोटली ओके विद कि आइंदा मैं अगर कभी कोई टेस्ट ना भी खेलूँ, मैं बस जो अपनी लीग क्रिकेट खेल रहा हूँ या डोमेस्टिक क्रिकेट, जो क्वींसलैंड की वो 6-7 साल से कप्तानी कर रहे हैं, लास्ट ईयर क्वींसलैंड शेफील्ड शील्ड भी जीता था इन हिज कैप्टनसी, तो वो था कि मैं सिर्फ इसी पे फोकस करूँगा।
और अगर मेरी किस्मत में लिखा हुआ टेस्ट मैच का कमबैक तो फिर देखी जाएगी। तो लास्ट ईयर आई थिंक 60 के करीब इनकी फर्स्ट क्लास में एवरेज थी, इस साल भी 50 से ज़्यादा एवरेज थे, अपना स्कोर करते हुए जा रहे थे। पहले वो मोस्टली अपना करियर टॉप 3 में खेले थे, ओपनर या मैक्सिमम नंबर 3 पे खेले थे, बट ओवर द पास्ट कपल ऑफ ईयर्स क्वींसलैंड की तरफ से उन्होंने 4 और 5 पे एक पोजीशन बना ली हुई थी। तो जब वो ओपनर की भी बात हो रही थी तो क्वेश्चन मार्क आ रहा था जब मार्कस हैरिस और इनके दरमियान में था कि हैरिस खेल रहे, जबकि ख्वाजा ने कई 1-2 साल से ओपनिंग नहीं की हुई थी। बट मतलब किस्मत की बात है कि आपको जब जगह मिली तो जगह भी आपको नंबर 5 में मिली, जगह मिली तो वो भी मतलब हाँ वो क्वींसलैंड चले गए लेकिन पले बड़े वेस्टर्न सिडनी में थे। SCG उनका एसेंशली होम ग्राउंड है, वहाँ पे उनको मतलब कि अपनी वापसी का मौका मिला। तो एंड ऑब्वियसली लक प्लेज अ पार्ट। वो 28 पे थे मेरे ख्याल से, 28 या 29 पे जब रूट ने उनका कैच छोड़ा, मुश्किल चांस था लेकिन स्टिल लाइक अगर वो ये 28-29 पे आउट हो गए होते तो फिर इस तरह से आज बात ना हो रही थी। तो ऑब्वियसली लक प्लेज अ पार्ट, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर हिम एंड द वे दैट ही प्लेड। एंड द थिंग विद हिम इज के लाइक ही इज़ स्टिल गेटिंग बेटर विद एज, क्योंकि स्टिल समवन जो कि जितना ज़्यादा क्रिकेट को समझता है, द फैक्ट के मतलब एक फॉरेन एसेंशियली फॉरेन बॉर्न प्लेयर जो है वो 6-7 साल से ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ देयर 3 बिगेस्ट शील्ड की जो साइड है उनका की कप्तानी कर रहा है। दैट शोज यू द अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दैट ही हैज़, बट आल्सो द अमाउंट ऑफ क्रिकेट नॉलेज जो उसकी है कि वो इस तरह की टीम को भी लीड कर सकता है। इवन बिग बैश में भी आई थिंक सिडनी थंडर को उन्होंने 1-2 साल कप्तानी की है, बिकॉज अगेन समवन हु इज़ ए लीडर एंड आल्सो हु अंडरस्टैंड्स द गेम। तो ही इज़ समवन हु इज़ ऑलवेज बीन लाइक दैट। बट उसकी जो बात है वो ये है कि आज की इनिंग्स देखें, पहली उनकी 50 जो थी वो 120-130 बॉलों के करीब उस्मान ने की, एंड द सेकंड वन वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक 4-4.5 के रन रेट पे उसने स्कोर किया। तो एक प्रॉपर टिपिकल इनिंग्स थी, और इट्स नॉट लाइक के दोनों एंड से स्कोर हो रहा था। नो वन रियली अपार्ट फ्रॉम हिम कंट्रीब्यूटेड दैट मच, मतलब 30s 40s 50s की सब ने, और फिर टेल ने उनका बहुत सपोर्ट किया। बट एक स्टेज था जब लग रहा था कि 350 तक बड़े आराम से ऑल आउट कर सकती है इंग्लैंड की टीम अगर वो दे कैन रन थ्रू देम। बट अगेन टेल के साथ ख्वाजा ने जिस तरह से बैटिंग की ऑन अ डिफिकल्ट पिच, दैट्स द थिंग, इट्स नॉट अ टिपिकल सिडनी पिच जहाँ पे पहले 2-3 दिन जो है आसान होती है बैटिंग और फिर बाद में स्पिन को सपोर्ट देती है। आज भी हमने देखा कि वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, और इन जनरल जब भी इंग्लैंड के प्लेयर्स ने थोड़ी सी ज़्यादा जान मार के बॉलिंग की है तो मसला हुआ है। तो उस लिहाज से इंग्लैंड की जिस तरह से बैटिंग जा रही है, आई गेस रूट को फिर से कोई 150-200 करना पड़ेगा इनको गेम कम्पिटिटिव रखने के लिए। एंड द थिंग इज़ अब गोइंग फॉरवर्ड ऑस्ट्रेलिया के लिए मुश्किल होगा, ऑस्ट्रेलियन सेलेक्टर्स के लिए मुश्किल होगा कि क्या किया जाए, क्योंकि अगर वो ख्वाजा अब इसके बाद वो पाकिस्तान भी जाना है, इंडिया भी जाना है इस साल में, एंड ख्वाजा इस समझ जिसने लास्ट टाइम जब एशिया में खेला था तो आई थिंक वो इंडिया के खिलाफ जब खेले थे तो 2 सेंचुरियां की थी वनडे सीरीज में, पाकिस्तान के खिलाफ टेक्निकलिटीज की अगर बात करें, मेरा ख्याल है टेक्निकलिटीज अगर मैं देख मतलब सना एक चीज़ मुझे जो पर्टिकुलरली मैंने उनको नोट किया कि थोड़े से आपको स्टांस में स्लाउटी नजर आएंगे, बट जिस फ्लो से खेलते हैं और उसी फ्लो से उनके बैकलिफ्ट से आपको कट शॉट भी नजर आती है, पुल शॉट भी नजर आती है और कवर ड्राइव भी नजर आती है। एंड द थिंग इज कि चाहे वो बिग बैश खेल रहे हो, T20 खेल रहे हो, या वो टेस्ट मैच या वनडे खेल रहे हो, the momentum and the flow of the shots is absolutely consistent. बिल्कुल, आई थिंक इसका एक बहुत बड़ी रीज़न जो हसन ने भी अभी बात की है कि क्रिकेटिंग अवेयरनेस और नॉलेज आपको एज आपकी अवेयरनेस गेम की भी तब बढ़ती है जब आपकी सेल्फ अवेयरनेस होती है। अगर आप में सेल्फ अवेयरनेस नहीं है तो आप किसी भी फील्ड का हिस्सा हैं, आप उसकी डेप्थ में नहीं जा सकते। तो आई थिंक बहुत से प्लेयर्स को हमने देखा है जो कि MS धोनी को आप देख लें, फवाद आलम को आप देख लें, जो टेक्निकली देखने में आपको लगेगा कि ये उस तरह के टेक्स्ट बुक प्लेयर्स नहीं है, पर क्योंकि उन्होंने सेल्फ पे भी बहुत काम किया, गेम की अंडरस्टैंडिंग बहुत है और अपनी लिमिटेशंस का अंदाज़ा है, तो उसको मैनेज बहुत ज़बरदस्त तरीके से करते हैं। आई थिंक उस्मान ख्वाजा ने भी टेम्परामेंट अपना दिखाया है और सिचुएशन बड़ी ज़बरदस्त खेली। जो मुझे सबसे इंप्रेसिव बात लगी, बिल्कुल एक कैच उनका एक चांस ड्रॉप हुआ रूट से, लेकिन जो उन्होंने सिचुएशन को खेला, क्योंकि उस वक्त जब आखिर में 2 विकेट्स इकट्ठी गिरी 126 पे आई थिंक 3 आउट हुए, तो नया दिन जब स्टार्ट होना था वो कोई इतना आसान टाइम नहीं था सर्वाइव करने के लिए। तो जो सिचुएशन को जब प्लेयर्स खेलना शुरू हो जाएं, फिर टेक्निक उस वक्त इतनी मैटर नहीं कर रही होती, क्योंकि आपको पता है कि आपने कौन सा बॉल लीव करना है, कौन सा बॉल खेलना है। तो टेक्निक सिर्फ तब तक ही फ़ायदेमंद है जब आपको एग्जैक्टली पता है कि आपने
किस वक्त एग्रेशन करना है, किस वक्त आपने उस वक्त डिफेंस पे आना है, तो ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त इनकी इनिंग्स और उस टाइम प्रॉब्ली इंग्लैंड वाज बॉलिंग एट इट्स बेस्ट अभी तक जो हमने बिल्कुल। और वो मार्क वुड का इंटरव्यू में देख रही थी तो उनसे दिन के बाद पूछा कि आप व्हाट वुड यू सी नेक्स्ट 126 फॉर 3, तो उसने कहा 126 फॉर 4। वो डेफिनेटली नहीं हो सका क्योंकि वो चाह रहे थे कि विकेट पे विकेट गिरे, पर दैट्स जो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। 2 दफ़ा ऐसा हुआ कि 120s में उनकी 2 विकेट्स इकट्ठी गिरी, फिर बाद में इकट्ठी गिरी, पर ये जो बीच की जो पार्टनरशिप थी वही गेम चेंजर थी, जो उस्मान ख्वाजा की पार्टनरशिप। बिल्कुल, वो गेम चेंजर तो बिल्कुल थी, लेकिन ये है कि इट्स ऑल अबाउट ऑस्ट्रेलिया। अगर आप एशेज की बात करें, इंग्लैंड कहीं भी आपको उस तरह नज़र नहीं आया। आप क्रिकेट से आपका फोकस लेकर चलते हैं फुटबॉल की तरफ। फुटबॉल में कैराबाओ कप की बात करेंगे, जहां पर चेल्सी ने 2-0 से टॉटनहम हॉटस्पर को शिकस्त दी और पहले लेग का जो मैच है वो जीत लिया। अब बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमने इसमें देखनी है, स्पेशली द फैक्ट इज़ कि चेल्सी के साथ थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन चल रही थी। अगर आप प्रीमियर लीग में भी बात करें तो लिवरपूल के साथ भी हमने देखा कि उन्होंने ड्रॉ खेला, और ओवरऑल अगर आप प्रीमियर लीग की भी बात करें तो बहुत सी ऐसी चीज़ें, कोविड कंसर्न्स हो, पोस्टपोनमेंट्स हो, तो बहुत सी चीज़ें चल रही थी। बट ओवरऑल अगर चेल्सी के लिए आई थिंक इट्स अ गुड मोमेंट। प्रॉबेबली थॉमस टुखेल के लिए भी ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर फॉर्म में नजर आए, और रिसेंटली अभी तक उन्होंने लुकाकू वाला मैटर भी रिजॉल्व कर लिया, तो मेरे ख्याल से बहुत ईजी रहा। तो हसन, चेल्सी ने डोमिनेट ज़रूर किया, बट गुड टाइम्स फॉर देम। ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग रहा है अगर हम कुछ पिछले वीक्स उनके लिए देखें। I won't say a good time for them, क्योंकि pretty much जो इनका वीकेंड पे लिवरपूल से मैच था उस पर आप ये कह सकते हैं कि टाइटल रेस काफ़ी हद तक एंड होगी, क्योंकि लिवरपूल और चेल्सी दोनों का बेसिकली मुकाबला था कि whoever wins उसका बेसिकली मौका होगा कि मैन सिटी को अगले 4 महीने जो है टाइटल रेस के लिए चैलेंज कर सके। बट ड्रॉ से सिर्फ मैन सिटी को ही फ़ायदा हुआ। तो आफ्टर दैट दे नीडेड दिस विन, क्योंकि आपको ट्रॉफीज़ तो चाहिए। लास्ट ईयर चैम्पियंस लीग तो जीते थे, बट इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो कि टुखल चाहते हैं करना, वो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था कि दे कीप कंटिन्यू टू मतलब चैम्पियंस लीग हो, लीग कप हो, आपका FA कप हो, हर जगह पे उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हों, क्योंकि जिस लीग में जिस तरह से सिटी खेल रही है, मुश्किल ही है उनको कैच करना, बोथ फॉर लिवरपूल एंड चेल्सी। एंड कंसिडरिंग कि जितनी अच्छी वो टीमें, दे वुड want like a physical evidence of उनकी performance this year, and like end of the day the game is about trophies, तो उसका मौका है। तो after that draw और वो जो पिछले हफ्ता 1.5 हफ्ते में जो लुकाकू और टुखल वाला सारा सिचुएशन चल रही थी, एंड टुखल इज समवन जो कि तकरीबन 12 से 18 महीने बाद आफ्टर ज्वाइनिंग का क्लब उनके मसले रहते हैं क्लब के साथ। क्लब यूजुअली क्लब की हायरार्की के साथ रहते हैं, प्लेयर्स के साथ नहीं रहते। जो डायरेक्टर चेयरमैन वगैरह होते हैं क्लब के, उनके साथ उनके ज़्यादा मसले हो जाते हैं। तो I was looking forward to this. I didn't expect कि Lukaku will be the first one जिनके साथ उनका मसला होगा, but एक तो वो काफ़ी हद तक एटलीस्ट ऑफिशियली और पब्लिकली तो रिजॉल्व हो गया, और दूसरा ये जो इनकी विन थे having Havertz scoring again, that is going to be important for them। और like लीग में तो all they can do is like do their part, but it's बहुत मुश्किल है सिटी को कैच कर सके। but in other competitions I still feel like they will be, बेशक लीग कप हो, बेशक FA कप हो, बेशक चैंपियंस लीग हो, they will be one of the favorites। बिल्कुल वन ऑफ द फेवरेट्स। बट ये उनके लिए तो चले हम चीज़ें कंसिडर कर रहे हैं, बट आप लोग क्या कर रहे हैं? मतलब अगर सलाह और वो जा रहे हैं अफकॉन खेलने, तो मैं आप कह रहे हैं कि पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि विद इन द रूल्स रह के उन्होंने पोस्टपोनमेंट लिया है। कुछ कोविड के केसेस, कुछ ये अब 14-15 खिलाड़ी पूरे नहीं है, तो कैसे टीम चलेगी? तो आई गेस ऑब्वियसली विद कोविड कंसर्न्स टू डिस्कस ऑन अ सीरियस नोट, कोविड हर चीज़ को ही अफेक्ट कर रहा है, और इंजरीज भी हैं इनके कैंप में। फिर प्लेयर्स दूसरा कप भी खेलने जा रहे हैं, सलाह इजिप्ट के लिए खेलने चले गए हैं, तो अब कोई बात नहीं, अपने मुल्क के लिए भी उनको थोड़ा सा खेलना। ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरह आपने बात की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बात कर रहे हैं हर स्पोर्ट में, और PSL में भी रिसेंटली ये बात हुई, मतलब जितनी भी स्पोर्ट्स हैं, कि अगर इट्स अ टीम स्पोर्ट तो स्क्वाड डेप्थ इतनी रख ली जाए ताकि ये चीज़ें एटलीस्ट कवर हो जाएं कि अगर खुदा न खास्ता किसी प्लेयर को अगर कोविड हो जाता है या कोई और फटीग का मसला है, अगर कोई फिजिकल हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो एटलीस्ट यू कैन कवर देम अप। आई थिंक देखिए 25 लोगों को अगर रखा है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, अब आई डोंट नो इनके एग्जैक्टली 25 थे बिफोर इंजरीज एंड कोविड एंड पीपल गोइंग अब्रॉड, कि फिर या उससे थोड़े से कम थे, पर
आपको अपने बजट कंस्ट्रेंट्स भी देखने हैं, आपने जब प्लेयर्स को बुलाना, डेली अलाउंस, उनके होटल अकोमोडेशन, टिकट्स, जब आप ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर जाते हैं तो आपको उसकी तरफ भी ध्यान देना पड़ता है। मैथ्स बहुत ज़्यादा आ जाएगा। मैथ्स और स्टैट्स और इकोनॉमिक्स सब कुछ आ जाता है, तो आई गेस वो भी हमें देखना पड़ेगा रियलिस्टिकली क्या हो सकता है। पर आई गेस शायद इनके लिए बेहतर होगा कि पोस्टपोनमेंट हो जाए, मेन प्लेयर्स भी उनके वापस आ जाएं, तब बेहतर वो कुछ परफॉर्मेंस। बट ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट ओपन कर देता है और इसी से आपका फोकस हम वहाँ पर ले जाते हैं जहाँ पर हमने ऑस्ट्रेलिया में ये देखा कि नोवाक जोकोविच अनवैक्सीनेटेड होकर ऑस्ट्रेलिया में दाखिल हुए। फिर जब बहुत ज़्यादा आवाज़ उठना शुरू हुई ऑस्ट्रेलियंस की तरफ से भी और दुनिया की तरफ से भी, तो उनके वीज़ा को रिवोक किया गया। आज ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन ने भी एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि नोबडी विल बी अलाउड टू एंटर ऑस्ट्रेलिया, एंटर आवर बॉर्डर्स इस तरह से, और अगर वो हो भी गया तो ही विल हैव टू गो। तो वो कंपैरेटिव एक्शन में भी नहीं हमें नज़र आएंगे। बट हसन, इट लीव्स अ बैड टेस्ट ऑब्वियसली। एक तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि ये जो बड़े नाम होते हैं स्पोर्ट्स में, ये रोल मॉडल्स भी हैं, और अगर ये अनवैक्सीनेटेड होके और फिर इस तरह ऑस्ट्रेलिया में एंटर हो जाना जहाँ पर सबसे स्ट्रिक्ट कोविड कंसर्न्स हमने देखे, तो अब बड़ा एक अजीब सा सिनारियो था ये। अजीब तो है, बट एट द सेम टाइम इट्स आल्सो लाइक इट्स नॉट सरप्राइजिंग, क्योंकि जब इवन ऑलमोस्ट लाइक 2020 की बात करें तब से जोकोविच वाज समवन जो कि एंटी वैक्स जो कैंपेन है, ही बिकेम द फेस ऑफ दैट। आपको याद होगा एड्रियाटिक टूर उन्होंने कराने की कोशिश की थी ऑफ लाइक अनवैक्सीनेटेड प्लेयर्स का, और वो जब सारे प्लेयर्स इकट्ठे हुए थे तो सबके सबको कोविड हो गया था। एंड इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इस केस में भी जब अपनी एग्जेम्पशन मांग रहे थे जोकोविच, तो वो उसी टूर की बात कर रहे थे कि मुझे तो पहले कोविड हुआ हुआ है, तो आई डोंट नीड अ वैक्सीन, लाइक दैट वाज हिज ऑफिशियल रीजनिंग। बट आप ऑस्ट्रेलिया को देखें, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की जिस तरह से पिछले 1.5-2 सालों में जिस तरह से उन्होंने एज अ होल अपने कंट्री को रन किया है कि मतलब विद इन स्टेट टू स्टेट जाने में भी मसला रहा है। आपको याद होगा लास्ट ईयर जब इंडिया गई थी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का टूर हो रहा था, तो वो बात कर रहे थे कि फ़लानी स्टेट में खेलना है, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट ट्रैवल करते वक्त इश्यूज़ थे, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में प्रोटोकॉल्स डिफरेंट थे, तो वो वाली सारी चीज़ों से वो इफेक्ट हो रहे थे। तो जोकोविच का जो केस था वो मतलब टेनिस ऑस्ट्रेलिया ने तो उसको सपोर्ट करना ही करना था, बिकॉज इस वक्त विद फेडरर एंड नडाल इन द ऑटम ऑफ देयर करियर्स, जोकोविच इज़ द बिगेस्ट स्टार इन क्रिकेट, और ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए इंपॉर्टेंट था जोकोविच का वहाँ पे होना। लेकिन जब वो जोकोविच का उन्होंने वीज़ा उसको दिया ओरिजिनली, तो उसके बाद से जो पब्लिक रिएक्शन आया, इवन जब प्राइम मिनिस्टर आके आपका बोल रहा है कि किसी के लिए भी हमने एग्जेम्पशन नहीं बनानी, और इस तरह की बातें हो रही हैं, तो फिर आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि कहीं ना कहीं जो है मतलब रुकावटें डाली जाएंगी। बट द फैक्ट कि जब वो जहाज में थे तब कह दिया गया कि बड़े मजे की और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अग्री नहीं करती, दैट इज डिफरेंट। बिल्कुल रिकंसीडर तो करना पड़ेगा। एक बड़े मजे की ट्वीट जिमी नीशम ने भी की है, इमिग्रेशन इज नो जोक विद डी। तो वो जोकोविच को खूब तंग कर, बिल्कुल ऑब्वियसली बड़ा सीरियस कंसर्न है। बट हसन बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन करे थे स्पोर्ट्स 360 पर। एक छोटे से वक्फे की तरफ जाएंगे, वापस आएंगे तो एक्सक्लूसिव बात करेंगे उस्मान वजीर से और आपको बताएंगे उनके बारे में भी। देखते रहिए स्पोर्ट्स 360। Here he goes again. Here he goes again. वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स 360। बड़ा ही एक्सक्लूसिव सेगमेंट है और एक चैंपियन से हम बात करने लगे हैं। मेरा ख्याल से इनका इंट्रोडक्शन उसी तरह कराना चाहिए जिस तरह ये यूज्ड टू हैं। हेलिंग फ्रॉम अस्तोर, गिलगित बल्तिस्तान, रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान विद अ रिकॉर्ड ऑफ 6-0 इंक्लूडिंग 3 नॉकआउट्स,
उस्मान दी एशियन बॉय वजीर हमें ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ज़बरदस्त हूँ, बहुत शुक्रिया आप हमें स्पोर्ट्स 360 में ज्वाइन कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि बिल्कुल सामने ही वो चैंपियनशिप बेल्ट पड़ी है जो मिडल ईस्ट चैंपियन आप बने हैं, तो कैसा लग रहा है सबसे पहले तो मुझे ये बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील है, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्योंकि बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वर्ल्ड लेवल में। खुशी होती है कि अपनी कंट्री के लिए कुछ कर रहा हूँ। तो बड़ा इंटरेस्टिंग था आपके बारे में जब हमने थोड़े से रिसर्च ऑब्वियसली लोगों ने की कि आपने इनिशियली फुटबॉल की ट्रेनिंग शुरू की थी, पर उधर से फिर ये बॉक्सिंग का स्विच कैसे हुआ? वो मतलब अंडर 16 के ट्रायल्स थे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में, तो वहाँ पे एक टीम थी आर्मी की, तो उनका कैंप लगा हुआ था, तो उन्होंने मुझे देखा, नाक देखी ना, तो मुझे मजाक उन्होंने कहा आप बॉक्सिंग ट्राई करें। तो मैंने कहा क्यों ऐसा, मुझे कह रहा अगले दिन फिर उन्होंने कहा, तो मैंने कहा वाकई में इनको कुछ नज़र आ रहा है, तो बस फिर मैंने स्टार्ट लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज एशियन चैंपियन भी हो, मिडिल ईस्ट चैंपियन भी। बस है ना, कितना मजे की स्टोरी है ना कि जहाँ पर करियर स्विच होते हैं और फिर वो सक्सेस स्टोरीज बन जाती है। और फुटबॉल से तो बहुत से लोग स्टार्ट कर रहे हैं, गिलगित से हमारी जो डायना बेग है वो भी फुटबॉल से क्रिकेट में आई। अब तो आप फुटबॉल नहीं खेलेंगे ना, क्योंकि अब आपको टैकल करते हुए लोग डरेंगे कि इसको टैकल नहीं करना। बिल्कुल फुटबॉल आपको पता है वो भी अच्छी स्पोर्ट्स है, मगर ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इसमें मेरा प्रोफेशनल करियर है तो काफ़ी अच्छा जा रहा है। तो उस्मान, ओवर द पास्ट ईयर्स हमने देखा कि पाकिस्तान में जो है वो एकदम से बॉक्सिंग को आप जैसे लोग जो हैं उनकी वजह से बहुत एक लोग पसंद करना शुरू हो गए, लोगों का इंटरेस्ट आ गया। ऑब्वियसली हमें ये बात कंसिडर करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ की जब बात करते हैं, स्ट्रक्चर के थोड़े सी डिफ़िकल्टीज़ हैं, और फिर जब आप अपनी पर्सनल एफर्ट्स या जो भी आपके साथ लोगों की एफर्ट्स होती हैं उसके साथ जब आप इंटरनेशनल जाते हैं तो काफ़ी फ़र्क आता है। तो उसको किस तरह ब्रिज करते हैं कि यार आप वहाँ पर वो परफॉर्मेंस दें जो वर्ल्ड लेवल पर ज़रूरत है? जैसे देखिए ये तो है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। क्रिकेट के बारे में बात करता अब तो नहीं करूँगा मैं कुछ नहीं कहूँगा क्रिकेट को। बाकी ये देखिए क्रिकेट अच्छा है, क्योंकि ये है कि शुरू से एक रिजल्ट देता आ रहा है। क्रिकेट रिजल्ट दे रहा है तो इसीलिए आगे आ रहा है। अब बॉक्सिंग रिजल्ट दे रहा है तो देखिए आप सब भी सपोर्ट करें बॉक्सिंग को। यही है कि टैलेंट सामने आए, अच्छा स्पोर्ट हो, जो ऑलरेडी जो अच्छे स्पोर्ट्स हमारे जो हैं पाकिस्तान में वो भी इंटरेस्ट लें बाकी स्पोर्ट्स एथलीट्स उनके ऊपर। तो देखिए अच्छा इन्वायरमेंट और अच्छी फैसिलिटीज़ आपको मिले तो हर स्पोर्ट्स में हम लोग पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। आप खुल के बात करिए, क्योंकि हम खुद ये बात करते हैं। हैं। इसलिए हमने कहा स्पोर्ट्स 360, खाली क्रिकेट के ऊपर बात नहीं करनी। नहीं वैसे ज़्यादातर मैंने देखा है हर स्पोर्ट्स और जितने भी लोग कह रहे होते हैं क्रिकेट ऊपर जा रहा है, तो मैं उनको कहता हूँ भाई क्रिकेट तो ऊपर जाएगा, क्योंकि वो रिजल्ट भी तो दे रहा है। वर्ल्ड चैंपियन बने, इतनी हिस्ट्रीज बनाई क्रिकेट ने, उनकी वजह से हमारा नाम रोशन होता है। वो कहते सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट है, तो मैं कहता हूँ आप भी कुछ करें, आपको भी सपोर्ट मिले। लेकिन हमारे यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि रोल मॉडल हो ना, कुछ लोग की हम एग्जांपल देखें। आप अब कामयाब जवान स्पोर्ट्स प्रोग्राम के एम्बेसडर भी हैं, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कामयाब स्पोर्ट्स प्रोग्राम का, उस्मान डार साहब का। वो आए उनने, क्योंकि मेरी नेक्स्ट फाइट है वो यूथ वर्ल्ड टाइटल है। जैसे क्रिकेट की हिस्ट्री इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता, जहांगीर खान ने जीता, तो अब अंडर 23 मेरे पास वर्ल्ड टाइटल का चांस है। तो जो मेरी नेक्स्ट फाइट है तो इंशाल्लाह मैं भी चाहता हूँ कि एक हिस्ट्री बनाऊँ, और जिस तरह एक टर्न हुआ क्रिकेट का, बाकी स्क्वॉश का एक था, तो मेरी वजह से एक बॉक्सिंग का भी टर्न और बहुत सारे लोग बॉक्सिंग में आए और एक नाम हो मेरा भी। सनामीर, अंडर 23 और उसके लिए अब अंडर 23 से पहले आप क्या क्या तैयारियां, उसके लिए आपके लिए कोई कैंप्स हैं, कोई ट्रेनिंग्स अवेलेबल? जी बिल्कुल है, अभी ट्रेनिंग कैंप हमारा दुबई में होगा 1 मंथ, उसके बाद फिर 2 मंथ्स का कैंप हमारा लॉस वेगस में, जो ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ का कैंप है, तो फिर हम इसे अटैम्प्ट करेंगे। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मिडिल ईस्ट चैंपियन जब बने तो कंपटीशन काफ़ी मज़ेदार था वहाँ पर? जी बिल्कुल है, ये मेरे साउथ अफ्रीका के जो है उनसे मेरी फ़ाइट थी, तो इसमें यह था कि आमिर खान ने भी हेल्प की। आमिर खान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो मैं हमारे साथ ट्रेनिंग कैंप में भी थे दुबई में। तो मुश्किल था, आपको पता है, यहाँ से जाओ वहाँ पर ट्रेनिंग करो, आपको पता है कितने, जब तक आपको अच्छी ट्रेनिंग ना हो, अच्छे प्लेयर्स के साथ आप नहीं खेलो, आप नहीं आगे आते थे, आपके स्किल्स आगे नहीं आते। तो ये था कि मेहनत की हुई थी। एक सब पता है, आपको मुसलमान है, अपने ऊपर भरोसा होता है कि हमेशा की अल्लाह ताला की मदद होती है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये मुश्किलात फिर छोटी नजर आती। बट ऑब्वियसली आमिर का कंट्रीब्यूशन अगर सना हम भी देखें, जिस तरह से उन्होंने बॉक्सिंग में अपना नाम बनाया, पाकिस्तान को एक बूस्ट मिल गया। ऑल्दो ऑब्वियसली ही वाज रिप्रेजेंटिंग ब्रिटेन एज वेल, बट जब वो पाकिस्तान फ्लैग भी नजर आया तो पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने उसके बाद बॉक्सिंग शुरू कर दी। बिल्कुल, और वो चक्कर भी लगाते हैं पाकिस्तान आके, ही वांट्स टू गिव बैक, एंड आई थिंक यही सबसे इंपॉर्टेंट है जब आप रोल मॉडल्स की बात करते हैं, कि जब हम किसी स्टेज पे हों तो दूसरों के लिए रास्ता आसान किया जाए। आई थिंक इसी तरह मुल्क ऊपर जाते हैं और इसी तरह स्पोर्ट्स भी ऊपर जाती हैं, और उनकी भी जो भी
कंट्रीब्यूशन है, बड़ी खुशी हुई है कि इनके साथ भी उनका इनकी भी जर्नी में कुछ कंट्रीब्यूशन है और होपफुली हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब बैठेंगे तो इधर एक और बेल्ट पड़ी एक और बेल्ट पड़ी इंशाल्लाह। कोई प्रेशर नहीं है, आप जो आप जैसा भी करेंगे हम हमारी सपोर्ट आपके साथ है, पर दुआ जरूर है बिल्कुल। बट उस्मान ऑब्वियसली जब भी हम आपको देखते हैं तो हम बड़ा प्राउड फील करते हैं, पाकिस्तान बड़ा प्राउड फील करता है। बट बहुत से अगर ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो गिलगित से हों या कहीं और से हों, जो आपको देखकर ये कहते होंगे कि अब हमने भी उस्मान वज़ीर बनना है, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे जो बॉक्सिंग में अपना नाम बनाना चाहते हैं? उनके लिए क्या आपका एक मैसेज होगा आगे? बिल्कुल, देखिए हमेशा मैं यूथ को एक मैसेज देता हूँ। ज़्यादातर आपको पता है कॉन्सेप्ट पेरेंट्स को भी मेरा एक मैसेज होता है कि आप ना अब ये नहीं कहें अपने बच्चों को कि आपने बड़े होकर डॉक्टर इंजीनियर वो बनना, वो अपने बच्चों को वही सिखा रहे होते हैं कि वो सिर्फ अपने सेल्फ के लिए कुछ करें। देखिए एक जॉब करते बंदा वो सब अपना अपना सोचता है कि मेरी अच्छी लाइफ हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छे मतलब पैसे हो तो मैं अपना लाइफ गुजारूँ। उसके माइंड में ये नहीं होता कि मैं अपने इलाके के लोगों के लिए कुछ करूं, अपने प्रोविंस के लिए कुछ करूं या अपनी कंट्री, इस दुनिया में आया तो अपने कंट्री के लिए भी कुछ करके जाऊं, बेशक छोटा सा भी हो कुछ, तो मतलब एक माइंड सेट नहीं है। तो मैं यूथ को ये है कि मैं हमेशा कहता हूँ ड्रग्स वगैरह इन चीज़ों से दूर रहो, जो आपकी एनर्जी है वो पॉजिटिव यूज़ करो और हमेशा ये सोचो कि मैं अपने प्रोविंस के लिए क्या कर सकता हूँ, अपने इलाके के लोगों के लिए क्या कर सकता हूँ, और अगर ऐसा कोई मैं काम या स्पोर्ट्स कर सकता हूँ जिससे मेरी कंट्री के लिए फ़ायदा हो, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि उस पर आप फोकस रहें। हमेशा आप अपने कंट्री का बड़ा सोचेंगे तो अगर आप 100% सोचते हैं तो कम से कम 50 तो आप अचीव कर लेते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने कंट्री का सोचो, प्रोविंस का सोचो, तो उसमें आप पॉजिटिव मैसेज एक दिखाएं। और स्टोर में तो बहुत सर्दी होगी, ओ इस टाइम -13 चल रहा था। मुझे कल बताए तो वो मुझे कह रहे थे लोग आओ ना वहाँ पे आपका वेलकम कर। गिलगित तुम्हें जाके आए वहाँ पे? मैंने कहा नहीं भाई मुझे वेलकम नहीं चाहिए मैं नहीं आ रहा। लेकिन रीजन वो स्टोर तो बहुत खुश होगा, वो बहुत सेलिब्रेशन। गिलगित बल्तिस्तान सारा बहुत खुश है। अभी तो हमारा वेलकम हुआ, मतलब मैं खुद हैरान हो गया आगे देख के, मतलब माशाल्लाह। लेकिन आपको एक बार फिर बहुत मुबारक हो, मेरे ख्याल से मेरी सना की तरफ से, हमारी तमाम टीम और पूरी पाकिस्तान की तरफ से हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। प्राउड ऑफ यू और आपके लिए बहुत सी नेक तमन्नाएं और दुआएं हैं कि आप आगे जाकर अंडर-23 भी जीतें और इससे आगे भी मजीद आप टाइटल जीतें इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए। तो ये थे उस्मान वज़ीर और आपने इनकी कहानी भी सुनी और जैसा कि उन्होंने कहा कि पॉजिटिविटी की तरफ जो है वो यूथ को आना चाहिए, अपनी एनर्जी वहाँ पर लगाएं। कामयाब जवान स्पोर्ट्स प्रोग्राम के एम्बेसडर भी हैं, तो मेरे ख्याल से एक बड़ा क्लियर मैसेज है जो अब मिलेगा और यूथ को एक प्लेटफॉर्म भी मिलेगा। बट ऑल द बेस्ट टू उस्मान और इनकी भी आने वाली फाइट्स के लिए। यही था स्पोर्ट्स 360। आपसे हमारी अगली बार फिर मुलाकात होगी। मेरी और तमाम टीम की तरफ से अल्लाह हाफिज़।